16 अगस्त 1953 ईरान की गली गली में प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। यहाँ तक कि जो ईरान की आर्मी है वो खुद अपने लीडर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्टर्स की केवल एक ही डिमांड थी, मोहम्मद मोसादे रिजाइन दो। मोहम्मद मोसादे को जब तक कुछ समझ में आता कि ये चल क्या रहा है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ईरान की आर्मी एंड प्रोटेस्टर से भरी भीड़ उनके घर के अंदर घुस चुकी थी। जब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता तो फाइनली मोहम्मद मोसादे को रिजाइन देना पड़ता है एंड जो ईरान की आर्मी है उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेती है। साल 2013 में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है एंड इस डॉक्यूमेंट में CIA जो बात लिखती है वो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। इस डॉक्यूमेंट में CIA इस बात को एक्सेप्ट करती है कि ईरान में 1953 में जो कूप हुआ था उसमें CIA का हाथ था। वैसे तो ये बात पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं पता थी, लेकिन इसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं था। CIA उस टाइम पर ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के साथ मिलकर इस पूरे कूप को प्लान करती है एंड इस मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन एजेक्स। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ईरान को, जिसको पहले पर्शिया भी कहा जाता था, उसको डोमिनेट करता था। ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेजेंस को 1908 के बाद से पर्शिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। दरअसल ब्रिटिशर्स के हाथ में एक ऐसी चाबी लग गई थी जो कि उनकी किस्मत का ताला खोलने वाली थी और ये चाबी थी ऑयल की। उस टाइम पर पर्शिया एकमात्र ऐसा देश होता है जहां पर ऑयल की डिस्कवरी होती है। ब्रिटेन ने पर्शिया के ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पर एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी को स्टैब्लिश किया, जहां पर जो हाई पोजीशन पर लोग काम करते थे वो ब्रिटिशर्स थे एंड जो लो पोजीशन पर काम करते थे वो पर्शियन थे। पर्शिया के ऑयल को बेच बेचकर ब्रिटेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था एंड बदले में पर्शिया को मात्र प्रॉफिट का 16% हिस्सा दे रहा था। और कमाल की बात तो ये थी कि इस पर पर्शिया का कोई भी नागरिक कोई सवाल जवाब नहीं करता था, क्योंकि काफी टाइम तक पर्शिया में जो सरकार थी वो ब्रिटेन की वफादार थी। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो पर्शिया के लोगों को एहसास होने लगा कि पर्शिया के ऑयल से तो उन्हें कोई फायदा हो ही नहीं रहा। अभी तक पर्शिया में कोई भी मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है, ऊपर से लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। साल 1925 से लेकर 1951 तक पर्शिया को शाह मोहम्मद रेजा पहलवी रूल करते हैं। इसी टाइम पीरियड के दौरान वो पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कर देते हैं और जो एंग्लो पर्शियन कंपनी होती है उसका नाम बदलकर एंग्लो ईरानियन कंपनी रख दिया जाता है। अब जो शाह मोहम्मद रेजा पहलवी होता है वो बाकी ईरानियन लीडर की तरह ब्रिटिशर्स के हाथों बिका हुआ होता है। जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं वो वही करता है। रेजा शाह पहलवी की अगर हम और बातें करें तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल लीडर था। इसके अगेंस्ट जो भी जाता था या फिर तो उसको मरवा देता था या फिर उसको जेल में डाल देता था। अब यहाँ से हम चलते हैं सीधा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले सीन पर। अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है लेकिन स्टिल ईरान को शाह मोहम्मद रेजा शाह पहलवी रन कर रहा होता है और ये चीज ईरान के लोगों को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। ईरान के लोग रेजा शाह पहलवी के शासन से बहुत ही ज्यादा नाखुश थे और उससे परेशान हो चुके थे एंड अब वो एक न्यू डेमोक्रेटिक लीडर चाहते थे जो कि उनकी आवाज को सुने, ना कि उनकी आवाज को दबाए। इसीलिए पूरे ईरान में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं और इन प्रोटेस्ट को लीड करते हैं मोहम्मद मोसादे। मोहम्मद मोसादे का मोटिव बिल्कुल क्लियर था, उन्हें ईरान में डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना था और ब्रिटिशर्स के पास जो ईरानियन ऑयल का कंट्रोल था उसे वापस लेना था, जिसके लिए वो पूरे ईरान में नेशनलाइजेशन करवाना चाहते थे। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक शाह ऑफ ईरान पावर में थे और साथ ही उन्हें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड पब्लिक सपोर्ट की जरूरत थी, जिसके लिए वो ईयर 1949 में अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी नेशनल फ्रंट को फॉर्म करते हैं। धीरे धीरे मोहम्मद मोसादे की पॉपुलैरिटी पूरे ईरान में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं वो मोहम्मद मोसादे की हर एक बात से एग्री करते थे। वो मोहम्मद मोसादे की इस बात से एग्री करते थे कि ब्रिटिशर्स को ईरान को छोड़कर चले जाना चाहिए। 1951 तक आते आते मोसादे इतना पब्लिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट गेन कर लेते हैं कि वो ईरान की जो पार्लियामेंट है, जिसे मजलिस भी कहा जाता है, वहां पर नेशनलाइजेशन का बिल पास करवा लेते हैं। अब इसी के ठीक 2 साल बाद अप्रैल 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर अली राजमरा का अचानक से असैसिनेशन हो जाता है। अली राजमरा की मौत के बाद वहां पर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब मोहम्मद मोसादे ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर थे, उन्होंने ईरान के पॉलिटिकल लीडर से लेकर ईरान के लोगों के दिलों में अपनी एक अच्छी इमेज बना ली थी, जिस वजह से उन्हें ईरान की पार्लियामेंट ईरान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करती है। ईरान का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोहम्मद मोसादे नेशनलाइजेशन पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं एंड जो ईरानियन ऑयल कंपनीज होती हैं उनका कंट्रोल ब्रिटिशर से छीनकर ईरान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में वापस ले लेते हैं।
मोहम्मद मुसादे के एक्शन से ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं एंड वो कई बार मोहम्मद मुसादे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसादे अपनी बात पर अडिग रहते हैं, टिके रहते हैं एंड वो ब्रिटिशर्स की एक बात भी नहीं सुनते। जब ब्रिटेन की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं तो फाइनली ब्रिटेन डिसाइड करता है कि वो ईरान में एक कूप करेगा, यानी तख्ता पलट करेगा। इसके लिए ब्रिटेन अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की हेल्प लेता है, लेकिन अगेन ब्रिटेन की सारे कोशिशें, सारे पैतरे फेल हो जाते हैं। फाइनली थक हार कर ब्रिटेन अपने बिग डैडी USA से मदद की गुहार लगाता है। इस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहॉर होते हैं। ब्रिटेन उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है एंड आइजनहॉर ब्रिटेन की मदद के लिए रेडी हो जाते हैं। ड्वाइट डी आइजनहॉर एलन डलेस को, जो कि CIA के चीफ होते हैं, उन्हें ईरान में कूप का ऑर्डर देते हैं। इस मिशन को CIA एंड MI6 मिलकर अंजाम देते हैं एंड इस मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन एजेक्स। मुसादे को पावर से हटाने के लिए CIA ईरान में प्रोपेगेंडा रन करती है कि जो मुसादे हैं वो एक कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर है। CIA एंड MI6 ईरान में इतनी ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर जाती है कि जो ईरान के टॉप लीडर से लेकर जो ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें पैसा देकर अपनी तरफ कर लेती है। एंड वहाँ जो रेबल्स होते हैं, जो मुसादे के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, CIA उन्हें ट्रेनिंग्स, वेपन्स एंड फंडिंग प्रोवाइड करती है ताकि वो मुसादे के अगेंस्ट फाइट कर सके। CIA मुसादे को पावर से ओवरथ्रो करने के लिए अपनी पुरानी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें वो ईरान के न्यूज़पेपर, मीडिया, रेडियो, उन सबको पैसे देकर अपनी साइड में कर लेती है, जिस वजह से दिन रात ईरान की मीडिया मुसादे के अगेंस्ट में खबरें छापती रहती है। यहाँ तक कि CIA यहाँ पर नहीं रुकती, वो पूरे ईरान में प्रोटेस्ट इंजीनियर करती है, जिसके बाद एक के बाद एक पूरे ईरान में प्रोटेस्ट होने लगते हैं, जो कि कंप्लीटली फंडेड होते हैं CIA द्वारा। USA एंड ब्रिटेन की इतनी जद्दोजहद के बाद फाइनली 19 अगस्त 1953 को ईरान की जो आर्मी होती है, जो कि ऑब्वियसली CIA के साथ मिली हुई होती है, वो प्रोटेस्टर्स के साथ मुसादे के घर के अंदर घुस जाती है एंड उन्हें पावर से ओवरथ्रो करके उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेती है। CIA एंड MI6 का मोहम्मद मुसादे को पावर से ओवरथ्रो करने का ये सेकंड अटेम्प्ट था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में ये ऑलरेडी फेल हो चुके थे। दरअसल होता ही है कि जो सारे रेजा पहलवी हैं वो भी इस कूप में शामिल होते हैं। ईरान में प्रोपेगेंडा रन करने से लेकर प्रोटेस्ट इंजीनियर करवाने तक इसमें CIA की पूरी तरह से शाह रेजा पहलवी मदद करते हैं। तो CIA एंड रेजा शाह पहलवी ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि 16 अगस्त को हम कूप को अंजाम देंगे, लेकिन समहाउ मोहम्मद मुसादे को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद रेजा शाह पहलवी ईरान छोड़कर बगदाद भाग जाते हैं। अपने पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद CIA डिसाइड करती है कि वो एक अटेम्प्ट और करेगी, जिसके बाद फाइनली 19 अगस्त 1953 को वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेसफुली कूप होने के बाद CIA रेजा शाह पहलवी को वापस से ईरान में बुला लेती है एंड उसे उसकी गद्दी वापस लौटा देती है। जब तक ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी पावर में होता है, वो पूरी तरह से अमेरिका एंड ब्रिटेन की सेवा करता है। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जिसका कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ से चला गया था, वो उसे वापस मिल जाता है। ईरान में जो तख्ता पलट ब्रिटेन एंड अमेरिका द्वारा करवाया गया, इसकी वजह से ईरान के लोगों के दिलों में ब्रिटेन एंड अमेरिका को लेकर जो नफरत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। ईरान का जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन है वो कहीं हजारों साल पुराना है, जिस वजह से हर ईरानियन के दिल में एक नेशनलाइजेशन की भावना हमेशा रहती है एंड वो हमेशा फॉरेन इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। ईरान के लोगों के दिलों में जो नेशनलाइजेशन की भावना है, इसने 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिसके बाद से आज तक अमेरिका और ईरान के रिलेशंस हमेशा खराब रहे हैं। इसकी भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो ईरानियन रेवोल्यूशन, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा और आपको मजा आया होगा। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स या एस्पियोनाज स्टोरीज में जरा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इन टॉपिक से रिलेटेड मजेदार कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।